हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य है। कक्षा 12वीं का ये चौथा चैप्टर है। इसके मैंने 4 वीडियो पहले अपलोड कर दिए। आज 5वां वीडियो पढ़ेंगे। अपन जन्म नियंत्रण के तरीके पढ़ रहे थे कि जन्म नियंत्रण है उसके तरीके, जनसंख्या कैसे नियंत्रित की जा सकती है। जन्म नियंत्रण के तरीके पढ़ रहे थे, विधियां। आज जो अपन विधि पढ़ेंगे बहुत सिंपल है, जिसका नाम आपको बताना है गर्भ निरोधक गोलियां। क्या नाम है? गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियों को अपन नॉर्मल भाषा के अंदर क्या कहते हैं? पिल्स के नाम से जानते हैं, यानी इनको कहते हैं पिल्स। क्या कहते हैं? पिल्स, आई पिल्स। क्या कहते हैं? आई पिल्स। तो ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं। इन गोलियों का आपको बताएंगे गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको नाम बताते हैं गर्भ निरोधक गोली का, जिसका नाम है मालाडी। क्या नाम है? मालाडी। ये गर्भ निरोधक गोली है, ठीक है। अब ये गर्भ निरोधक गोलियां होती है, ये मुख से अंतर्ग्रहण की जाती है। यानी क्या होता है, महिला क्या करती है, जैसे गोली लेती है वैसे क्या होती है, मुख से गोली ली और उसको खा ली। तो ये क्या है, ये मुख से गोली ली जाती है। मुख विधि द्वारा इसका अंतर्ग्रहण होता है। कौन सी विधि द्वारा? मुख विधि द्वारा इसका अंतर्ग्रहण होता है, यानी ऑरल पिल्स है। ऑरल पिल मतलब मुख से इसको अंतर्ग्रहण किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इसके अंदर जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। सीधा सवाल बनता है कि गर्भ निरोधक गोलियों के अंदर कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन। और कुछ गोलियों के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। अधिकांश गोलियों में प्रोजेस्टेरोन होता है और कुछ गोलियों में प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का संयोग होता है, यानी दोनों मिलकर ये क्या होती हैं, दोनों हार्मोन होते हैं, वो गोलियों में मौजूद होते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं उसमें कौन सा हार्मोन होता है। उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। अब गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, ये कब उपयोग में ली जाती हैं? सबसे पहले तो ये जन्म नियंत्रण करना होता है, ठीक है। जब बच्चा नहीं चाहिए, जन्म नियंत्रण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बर्थ कंट्रोल के लिए। दूसरा क्या होता है, बच्चों में अंतराल रखने के लिए। एक बच्चा हो गया, बच्चों के मध्य अंतराल रखना होता है। दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, गर्भ निरोधक गोलियां काम में ली जाती हैं। एक तो सबसे पहले क्या है, जैसे शादी हो गई, शादी होते ही बच्चा नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन के अंदर गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग किया जाता है। या शादी होने के एक बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे के बीच में 4 साल का गैप चाहिए या 5 साल का चाहिए, 3 साल का चाहिए, तब भी ये क्या होती है, गर्भ निरोधक गोलियां स्त्रियां होती हैं वो सेवन करती हैं। इसका उपयोग क्या होता है, स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, पुरुष इस गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये गर्भ निरोधक गोलियों का आपको बताया था, नाम है मालाडी। क्या नाम है? मालाडी है। ये गर्भ निरोधक गोलियां काम कैसे करती हैं? सबसे पहले काम करने का इनका तरीका होता है, ये आंतरिक चक्र है उसको क्या करती है, बाधित करती है। आंतरिक चक्र है उसमें क्या करती है, परिवर्तन कर देती है। आंतरिक चक्र में परिवर्तन करती है जिससे अंडो उत्सर्ग क्रिया रुक जाती है, यानी अंडो उत्सर्ग क्रिया को ये क्या कर देती है, रोक देती है। अंडो उत्सर्ग क्रिया उसको बाधित कर देती है। अंडो उत्सर्ग क्रिया को ये बाधित कर देती है, यानी अंडाणु का उत्सर्जन नहीं होता है। दूसरा ये गर्भाशय है, उस गर्भाशय के अंदर क्या करती है, परिवर्तन करती है जिससे भ्रूण का रोपण नहीं होता है, यानी भ्रूण का रोपण है उसको होने से रोकती है। तीसरा ये क्या है, ये गर्भाशय गिरवा है। इस गर्भाशय गिरवा के अंदर ये श्लेष्मा है, इस श्लेष्मा में ये परिवर्तन करती है। गर्भाशय गिरवा होती है उसके श्लेष्मा में परिवर्तन करती है, जिसके कारण क्या होता है, शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाती है। जो शुक्राणु है उसकी गतिशीलता को कम करती है। शुक्राणु की गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सब हार्मोन से होता है। स्त्रियों के अंदर क्या होगा, स्त्रियां जैसे ये गर्भ निरोधक गोलियां लेगी, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उनके आंतरिक चक्र में परिवर्तन होगा, अंडो उत्सर्ग क्रिया बाधित होगी, भ्रूण का रोपण नहीं होगा। भ्रूण है उस जो गर्भाशय है वो भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी गर्भाशय होगा वो भ्रूण के रोपण के लिए, गर्भाशय भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा, यानी उसका रोपण नहीं होगा। ये जो गर्भाशय गिरवा है उस गर्भाशय गिरवा की श्लेष्मा में परिवर्तन करेगा, और गर्भाशय गिरवा की श्लेष्मा में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, शुक्राणु की गतिशीलता कम हो जाएगी और शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाएगा। अब आजकल ये गोली आती है
ये गोली लेनी कैसे है? ये लेनी ऐसे महिला को क्या करना है, जैसे कि आज 1 तारीख है, ठीक है, 1 तारीख को उसके आतर्व अवस्था है, यानी आतर्व चक्र प्रारंभ हुआ उसके अंदर, तो 21 दिन तक लगातार उसको रोज 1 गोली लेनी है। यानी उसने क्या किया, आज आतर्व चक्र की पहले दिन है, उससे उसको प्रारंभ करना है और 21 दिन तक उसको लगातार लेना। आतर्व चक्र 28 दिन चलता है, तो सुबह या शाम के समय उसको क्या है, खाना खाने के बाद 1 गोली उसको रोज लेनी है। पहले 5 दिन ले ली आतर्व अवस्था में, फिर उसके बाद कुट्टी की अवस्था में, फिर अंडो उत्सर्ग अवस्था में, यानी रोज की गोली उसको 21 दिन लेनी है। 7 दिन उसको गोली नहीं लेनी है। फिर उसके बाद वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी, आतर्व अवस्था। 21 गोलियों का एक पैकेट आता है, उसको रोज की 1 गोली लेनी है। अब कभी कभी 1 गोली लेना मान लो महिला भूल जाती है, तो इतनी समस्या वाली बात नहीं है। आजकल एक नई गोली आ चुकी है जिसका नाम आपको बताना है सहेली। क्या है? एक नई गोली आ चुकी है जिसका नाम है सहेली। इस सहेली के अंदर ये विशेषता, ये गैर स्टीरॉइड्स है। कैसी है? गैर स्टीरॉइड्स है, यानी इसमें ये हार्मोन नहीं है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ये हार्मोन नहीं, ये चीज ध्यान रखना। तो सहेली गोली सप्ताह में 1 बार लेनी पड़ती है। सहेली गोली सप्ताह में कितनी बार लेनी पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? 1 बार। तो आजकल एक नई गर्भ निरोधक गोली आ चुकी है जिसका नाम है सहेली। क्या है? सहेली है। ये गर्भ निरोधक नई गोली है जो कि गैर स्टीरॉइड्स है। कैसी है? गैर स्टीरॉइड्स है। ये सप्ताह में 1 बार लेनी पड़ती है, यानी 1 महीने में स्त्री को क्या करेगी, 4 बार लेनी पड़ेगी। तो रोज का झंझट खत्म, सप्ताह में 1 दिन खा लो, फिर उसके बाद बच्चा नहीं होगा। तो गर्भ निरोधक गोलियां हैं, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो गर्भ निरोधक गोलियों में क्या है, आजकल एक नई गोली आ चुकी है, अनवांटेड 72 ओवर्स। अनवांटेड 72 ओवर्स क्या होता है? ये गोली क्या होती है, कभी कभी असुरक्षित मैथुन हो जाता है, असुरक्षित संभोग हो जाता है, यानी कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि कभी कभी ऐसा संबंध हो जाता है जो असुरक्षित होता है, यानी कॉन्डोम वगैरह इस्तेमाल नहीं होता है और पुरुष महिला के साथ सहवास कर लेता है। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, 72 ओवर्स ली जाती हैं। इससे बच्चा क्या होता है, ठहरता नहीं है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी किसी महिला के साथ अगर बलात्कार हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर भी ये अनवांटेड 72 ओवर्स ली जाती हैं, जिसके कारण उसमें गर्भ धारण की संभावना खत्म हो जाती है। तो ये अपन पढ़ रहे हैं गर्भ निरोधक गोलियां। क्या पढ़ रहे हैं? गर्भ निरोधक गोलियां। बहुत ही सरल है, सीधा क्वेश्चन आता है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन होता है? प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। ये नाम आपको याद रखने। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है, स्त्री ग्रहण करती है, पुरुष ग्रहण करता है, तो नेचुरल सी बात है स्त्री ग्रहण करती है। अब इसके एग्जाम्पल है मालाडी और सहेली। क्या है? मालाडी और सहेली दोनों क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां हैं। अब ये क्या कब काम ली जाती है? जैसे कोई स्त्री है, उसको बच्चा नहीं चाहिए, उस कंडीशन के अंदर वो क्या करती है, गोली लेती रहती है, रोज गोली लेती रहती है, और कोई बच्चे हो गए, ये बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, तब ये गोली ली जाती है। फिर अपन कहते हैं ये गोली करती क्या? महिला के शरीर में जाके, महिला के शरीर में ये सबसे पहले तो आतर्व चक्र है उसको परिवर्तन करती है, अंडो उत्सर्ग क्रिया को बाधित करती है और गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त कर देती है, जिससे भ्रूण ठहरता ही नहीं है। इसके अलावा गर्भाशय गिरवा के श्लेष्मा में परिवर्तन करती है, शुक्राणु की गतिशीलता उसको परिवर्तन करती है। अब अपन कहते हैं कि ये गोली लेनी कैसे है? ये गोली ऐसे है कि आतर्व चक्र के पहले दिन से प्रारंभ करनी है और 21वें दिन तक रोज की ये गोली लेनी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, मेन पॉइंट ये। अब नेक्स्ट जन्म नियंत्रण का जो तरीका पढ़ेंगे, अपन पढ़ रहे हैं जनन स्वास्थ्य चैप्टर। इस जनन स्वास्थ्य चैप्टर के अंदर जो नेक्स्ट तरीका है उसका नाम है अंतर्रोग। क्या है? अंतर्रोग। ठीक है, अंतर्रोग को कहते हैं इम्प्लांट। क्या कहते हैं? इम्प्लांट कहते हैं। बच्चों ये क्या एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, ये 99% तक प्रभावी होती है। कितने प्रतिशत तक प्रभावी होती है? ये 99% तक इफेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, ये आपको बताना है कि ये एक स्थायी तरीका है। ये जन्म नियंत्रण का एक स्थायी तरीका है, यानी किसी औरत को अगर बच्चा नहीं चाहिए तो ये स्थायी तरीका होता है, बार बार इसमें समस्या नहीं आती है। 3 वर्ष तक ये प्रभावी होता है। एक बार इम्प्लांट करने के बाद 3 वर्ष तक ये क्या रहता है, प्रभावी रहता है। ठीक है,
अब आपको बताते हैं ये होता क्या है। ये क्या है, एक रबड़ की नली होती है ऐसे, ये रबड़ की नली है, ऐसी रबड़ की ये नली है, ठीक है। ये एक रबड़ की नली होती है। सबसे पहले तो आप बताओगे ये रबड़ की नली होती है जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, यानी मुड़ती रहती है आराम से। अब ये मशीन है, जैसे ये किसी महिला का हाथ है, क्या है ये, किसी महिला का क्या है, सॉरी इस तरह से उंगलियां थोड़ी बड़ी होती है, तो ये महिला का क्या है, आप बताओ कि इस तरह से ये हाथ है, समझ लो बच्चों, ठीक है। इस हाथ के अंदर क्या होता है, ये रबड़ की नली यूं डाल दी जाती है। क्या किया जाता है, एक मशीन होती है, उसकी सहायता से इसमें क्या होती है, सुई लगाई जाती है। सुई लगा के फिर ये रबड़ की नली इसके त्वचा के नीचे डाल दी जाती है। किसके नीचे? त्वचा के नीचे इसका रोपण कर दिया जाता है। त्वचा के नीचे इसको क्या कर दिया जाता है, इसका रोपण कर दिया जाता है, ठीक है। त्वचा के नीचे इसको डाल दिया, यह हाथ निकाला, यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसे शरीर के अंदर घुसेड़ दी जाती है, यानी त्वचा के नीचे इसको डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता रहता है, और यह हार्मोन रक्त में मुक्त होता रहता है। यह हार्मोन यहाँ से निकलेगा और रक्त में मुक्त होता रहता है। ये क्या करता है, 3 वर्ष तक प्रभावी है। ये नली है, इससे हार्मोन निकलता रहेगा और 3 साल तक बच्चा नहीं होगा। कितने वर्ष तक बच्चा नहीं होगा? 3 वर्ष तक बच्चा नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात ये नली क्या होती है, वापस क्या किया जाता है, एक चीरा लगाया जाता है और इस नली को बाहर निकाल दिया जाता है। इसको कहते हैं अंतर्रोप। क्या कहते हैं? अंतर्रोप कहते हैं। तो आपसे पूछा जाता है अंतर्रोप क्या है? अंतर्रोप आप बताओगे क्या है? रबड़ की नली है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इसको त्वचा के नीचे रोपण किया जाता है, इसको कहते हैं अंतर्रोप। आप क्या है, YouTube पर अंतर्रोप विधि के वीडियो देखना बच्चों, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या होता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है जो रक्त में मुक्त होता रहता है। एक इस अंतर्रोप का एग्जाम्पल है नेक्सप्लोनोन। ये नेक्सप्लोनोन क्या है, एक अंतर्रोप दवाई है, यानी जो रबड़ की नली है वो बाजार में मिलती है नेक्सप्लोनोन नाम से। ये क्या करती है, डॉक्टर इसको देता है। इसमें डॉक्टर की आवश्यकता होती है, यानी अनुभवी डॉक्टर या नर्स ही इसको लगा सकते हैं, आप घर पे नहीं लगा सकते हो, ठीक है। एक बार लगा लिया, फिर उसके बाद आपको 3 साल तक देखने की जरूरत नहीं है। रोज गोली नहीं लेनी पड़ेगी। ये रोज गोली लेते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी, यानी कुछ भी होगा ये त्वचा के नीचे रहेगी 3 वर्ष तक। तब तक क्या होगा कि बच्चा नहीं होगा। रोज रोज गोली नहीं लेना चाहती स्त्री कोई, तो एक बार में ये लगा लिया जाता है। इसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन भी होता है, यानी दोनों तरह के इम्प्लांट मिलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वाले, एस्ट्रोजन हार्मोन वाले। ये 90% तक इफेक्टिव है। इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। इसका क्या है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता, दुष्प्रभाव भी नहीं होता है। ये इसका ही तरीका है। इसका वही काम है, ये अंडो उत्सर्ग क्रिया को बाधित करती है। सबसे पहले तो इसका काम होता है अंडो उत्सर्ग क्रिया को बाधित करती है। सबसे मेन काम है अंडो उत्सर्ग क्रिया को रोकना। दूसरा इसका काम होता है गर्भाशय है उसके अंदर परिवर्तन करती है। गर्भाशय में परिवर्तन होगा और भ्रूण के रोपण नहीं होगा। भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है। भ्रूण के रोपण के लिए क्या है, अनुपयुक्त बनाया जाता है। गर्भाशय उसका क्या किया जाता है, गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। गर्भाशय के अनुपयुक्त हो जाएगा भ्रूण। फिर उसके बाद इसका अगला काम ये होगा, ये क्या करेगी, गर्भाशय गिरवा है उस गर्भाशय गिरवा के अंदर परिवर्तन करेगी और शुक्राणु की गतिशीलता है गर्भाशय गिरवा की श्लेष्मा में परिवर्तन करेगी और शुक्राणु है तो शुक्राणु की गतिशीलता को कम करेगी। शुक्राणु की गतिशीलता को कम करेगी, यानी शुक्राणु और अंडाणु का क्या होगा, संलयन नहीं होगा। तो ये बच्चे पूछते हैं कई बार, सर सवाल समझाओ सर इम्प्लांट क्या होता है। तो इम्प्लांट बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका है, एक बार लगाओ 3 साल तक बच्चे नहीं होंगे, ठीक है। इसमें होता क्या है, वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन, ये किसका विकल्प है, ये विकल्प है गर्भाशय गोलियों का। कोई महिला अगर पिल्स नहीं लेना चाहती है कि मैं रोज रोज पिल नहीं खाऊं और मुझे एक बार में इलाज हो जाए, रोज भूल जाती है कोई स्त्री, तो कोई बात नहीं, एक बार ये लगवा लो रबड़ की नली जो कि काफी फ्लेक्सिबल है, मुड़ती आराम से, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ महिलाओं में ऐसे होता है यहाँ सूजन आ जाती है थोड़ी बहुत या लाल लाल हो जाता है,
लेकिन वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, ऐसे साइड इफेक्ट होते रहते हैं, तो इनसे डरना नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना, ये अंतरोप है। क्या है? अंतरोप कहते हैं इसको, इम्प्लांट। अब जन्म नियंत्रण की अपन जो तरीका पढ़ेंगे उसका नाम है बद्धीकरण। क्या है? बद्धीकरण। ये स्थायी तरीका है, इसको कहा जाता है, ये शल्य क्रिया है। ये क्या है? एक प्रकार की शल्य क्रिया है। ठीक है, ये क्या है? स्थायी तरीका है। एक्चुअल में क्या होता है, संतान की जब आवश्यकता नहीं होती है, और मान लो क्या है, कॉन्डोम लगाना, गोलियां लेना रोज रोज नहीं होता है, तो महिलाएं और पुरुष क्या करते हैं, ऑपरेशन करवा लेते हैं, जिसको अपन कहते हैं ये शल्य क्रिया है, ये स्थायी तरीका है। लेकिन इसमें एक समस्या ये आती है कि एक बार ये हो जाने पर वापस क्या होता है कि वापस मान लो अगर संतान की आवश्यकता होती है तब समस्या आती है। जैसे किसी के एक ही बच्चा है और किसी कारण से वो एक्सपायर हो गया और उनको वापस बच्चा चाहिए, तो क्या होता है कि समस्या आ जाती है बद्धीकरण करने से। इसलिए लोग क्या है, इससे बचते हैं। ये पुरुष के लिए भी उपलब्ध है और ये क्या है, स्त्री के लिए उपलब्ध है। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों इसका उपयोग करते हैं। ज्यादातर स्त्रियां ही करवाती हैं, पुरुष भी करवाते हैं। इसको कहा जाता है नसबंदी। क्या कहा जाता है? नसबंदी के नाम से इसको जानते हैं। पुरुष नसबंदी, स्त्री नसबंदी। ठीक है, इसमें प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। तो ये नसबंदी है, इसमें क्या होता है, युग्मकों का परिवहन नहीं होता है। युग्मक है उसका परिवहन नहीं होता है, जिसके कारण युग्मक का संलयन नहीं होगा। युग्मक का परिवहन नहीं होगा, जिसके कारण युग्मक का संलयन नहीं होगा या निषेचन नहीं होगा और संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, जिससे संतान उत्पन्न नहीं होती। अब ये दो तरह की होती हैं। एक का नाम होता है शुक्रवाहक उच्छेदक। क्या है? सबसे पहला है जिसका नाम है शुक्रवाहक उच्छेदक। दूसरा है जिसका नाम है डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी, डिंबवाहिनी या अपन इसको कहते हैं फैलोपियन नलिका, फैलोपियन वाहिनी उच्छेदक। तो दो विधियां हैं, दोनों विधियां बहुत सरल है। इसको कहा जाता है शुक्रवाहक उच्छेदक। शुक्रवाहक उच्छेदक का दूसरा नाम होता है वैसेकोटोमी। क्या नाम होता है? वैसेकोटोमी। इसको कहा जाता है वैसेकोटोमी और इसको कहा जाता है ट्यूबेकोटोमी। क्या कहा जाता है? ट्यूबेकोटोमी के नाम से जानते हैं। तो ट्यूबेकोटोमी और वैसेकोटोमी दो तकनीक है। अब अगर पुरुष के अंदर, जैसे ये पुरुष है, इस पुरुष के अंदर ये शुक्रवाहिनी है और ये क्या है, ये एम्पुला है, ये वर्षण है और इस वर्षण से क्या है, अधिवर्षण निकल रहा है। अधिवर्षण से क्या हो रहा है, यहाँ शुक्रवाहिनी निकल रही है। इस शुक्रवाहिनी को क्या किया जाता है, काटा जाता है। ऐसे शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। ठीक है, शुक्रवाहिनी को काटा जाता है और शुक्रवाहिनी को काट कर क्या कर दिया जाता है, अपन कहते हैं यहाँ ये नायलॉन का धागा बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु क्या है, आगे वीर्य के साथ शरीर से बाहर मुक्त नहीं होते हैं। तो वीर्य तो निकलता है लेकिन वीर्य में शुक्राणु नहीं होते हैं। वीर्य में क्या नहीं होते हैं, शुक्राणु नहीं होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। इसमें अपन ने किसको काटा है, शुक्रवाहिनी को काटा है। शुक्रवाहिनी को काट कर अपन ने क्या किया है, नायलॉन के धागे से बांध दिया। ये शुक्रवाहिनी काटी कट 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 यहाँ से एम्पुला और शुक्रवाहिनी के संधि स्थल पर। अब यहाँ से शुक्राणु वर्षण में बढ़ेंगे, वो यहाँ आकर नष्ट होते रहेंगे। ये डिंब वाहिनी है, इसमें ये क्या है, ये जैसे अपन कह रहे हैं फैलोपियन नलिका है, ये ऐसे गर्भाशय है। ठीक है, ये फैलोपियन नलिका है, ये गर्भाशय है। इसमें यहाँ से ये गर्भाशय के संधि स्थल पर ये फैलोपियन नलिका है, इसको काट दिया जाता है और काट कर क्या किया जाता है, या नायलॉन का धागा बांध दिया जाता है। अब क्या होगा, इधर से भी काटना है, दोनों काटनी है। क्या करनी है, दोनों काटनी है और नायलॉन के धागे से बांधनी है। अब ये अंडाशय, इस अंडाशय से अंडाणु मुक्त होगा, लेकिन ये अंडाणु कहाँ नहीं आएगा, गर्भाशय में नहीं आएगा। यहाँ अपन ने इसको क्या कर दिया है, रास्ता बंद कर दिया है। यानी ये युग्मक का परिवहन है, उसको आपने क्या कर दिया है, रोक दिया है। युग्मक का संलयन है, उसको आपने रोक दिया है। तो मेन इसमें जो मेथड है वो अपन कहते हैं कि युग्मक का परिवहन रोक दिया जाता है। डिंब वाहिनी में क्या किया जाता है, इसमें ट्यूबेकोटोमी में स्त्री में की जाती है क्रिया और स्त्री की डिंब वाहिनी उसको काट दिया जाता है। स्त्री की डिंब वाहिनी को काट कर नायलॉन के धागे से बांध दिया जाता है। इसमें शुक्र वाहिनी है, उसको काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है। इसको कहते हैं स्त्री नसबंदी और इसको कहते हैं पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है,
ये प्रकार की शल्य क्रिया है, ये स्थायी तरीका परमानेंट मेथड होता है। अब अपन कहते हैं एक बार ये इस्तेमाल होने के बाद क्या होता है, वापस नॉर्मल होना चाहे कोई तो संभव नहीं। अब सवाल आता है, डॉक्टर एक महिला का नस ऑपरेशन करता है और उसके एक फैलोपियन नलिका को काट कर बंद कर देता है, दूसरी वो काट कर बंद करना भूल जाता है, तो क्या होगा? तो आपको बताना है संतान की उत्पत्ति हो सकती है। संतान की उत्पत्ति क्या हो सकती है? हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर कि एक महिला है, उसकी एक फैलोपियन नलिका उसको काट कर बंद कर दिया, दूसरी को वो काट कर बंद करना भूल गया, तो क्या होगा? तो नेचुरल सी बात है कि इधर शुक्राणु चले जाएंगे और इधर से अंडाणु आ जाएंगे, तो निषेचन हो जाएगा। इसी तरह से पुरुष में भी दो शुक्रवाहिनी होती हैं, अगर एक को काट दिया जाएगा तो भी क्या होगा? आपको बताना निषेचन की संभावना रहेगी। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, ठीक है। वैसेकोटोमी पुरुषों में और ट्यूबेकोटोमी स्त्रियों में, ये वर्ड आपको याद रखना है। ट्यूबेकोटोमी कहाँ की जाती है? स्त्रियों में नसबंदी का तरीका है। वैसेकोटोमी किस में की जाती है? पुरुषों में नसबंदी का तरीका है, ठीक है। इस प्रकार अपन ने क्या है, जन्म नियंत्रण है उसके तरीके पढ़ लिए बच्चों। तो जन्म नियंत्रण के जो तरीके हैं उसमें अपन ने सबसे पहले तो पढ़े थे प्राकृतिक विधियां। क्या पढ़ी थी? एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों में अपन ने पढ़ा था सबसे पहला मेथड बाइस्कलन। सबसे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा? बाइस्कलन, ठीक है। दूसरा अपन कहते हैं अनावर्त स्तनपान, अनातर्व स्तनपान। क्या है? अनातर्व स्तनपान है, ठीक है। तो बाइस्कलन है, अनातर्व स्तनपान है, ये अपन ने क्या है, कुछ मेथड पढ़े प्राकृतिक विधियों के अंदर। फिर उसके बाद अपन ने कृत्रिम विधियां पढ़ी। क्या पढ़ी? कृत्रिम विधियां। कृत्रिम विधियों में सबसे पहले अपन ने पढ़ा कॉन्डोम। क्या पढ़ा? कॉन्डोम है उसको। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा गर्भाशय गिरवा। क्या पढ़ा? गर्भाशय गिरवा टोपी, गर्भाशय गिरवा टोपी, डायाफ्राम और वोल्ट, डायाफ्राम और वोल्ट, ठीक है। ये तीन अपन ने पढ़े, ठीक है। इसमें एक और विधि थी जिसका नाम था औदिक संयम। क्या था? औदिक संयम। तीन मेथड थे इसमें, औदिक संयम, बाइस्कलन, अनातर्व स्तनपान। इसमें पहला मेथड था कॉन्डोम, दूसरा था गर्भाशय गिरवा टोपी, डायाफ्राम और वोल्ट, और तीसरा मेथड इसके अंदर जो बहुत ही सिंपल था उसका नाम था आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, आईयूडी। फिर चौथा था गर्भ निरोधक गोलियां। क्या है? गर्भ निरोधक गोलियां। जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो है। फिर उसके बाद पांचवा मेथड है अंतर्रोप। क्या है? अंतर्रोप है, ये पांचवा मेथड है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन छठा मेथड अपन ने पढ़ा बद्धीकरण। क्या पढ़ा? बद्धीकरण। इसमें ट्यूबेकोटोमी और वैसेकोटोमी पढ़ा। अब ये जो कृत्रिम विधियां हैं, ये कृत्रिम विधियां इनके क्या होते हैं, ये चिकित्सक के परामर्श पर काम में लेनी चाहिए। अगर चिकित्सक का परामर्श नहीं लेते हैं और हम ये अगर ऐसे ही लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कुछ क्या हो जाते हैं? साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट होते हैं? सबसे पहले तो मतली, मतली का मतलब चक्कर आते हैं। सबसे पहले स्त्री को क्या होता है, ये गोलियां वगैरह लेती स्त्रियां, तो स्त्रियों में क्या होता है, चक्कर आता है, मतली होती है। या फिर उसके बाद उनके अंदर उदरीय पीड़ा होती है, जो पेट है उसमें क्या होता है, दर्द रहता है, उदरीय पीड़ा रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आंतरिक चक्र है उसमें अनियमितता होती है, आंतरिक चक्र डिस्टर्ब हो जाता है, आंतरिक चक्र में अनियमितता होती है, आंतरिक चक्र में अनियमितता होती है, यानी उनमें इरेगुलरिटीज हो जाती हैं। आंतरिक चक्र के समय रक्त स्राव भी होता है, आंतरिक चक्र के मध्य में रक्त स्राव हो जाता है, जो आंतरिक चक्र चलता है उसमें कभी भी रक्त स्राव हो जाता है, मोटापा आ जाता है, क्या आ जाता है, मोटापा आ जाता है, ठीक है, रक्त की कमी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, यानी मोटा शरीर में क्या होता है, वसा का जमाव अधिक हो जाता है, स्तन कैंसर हो जाते हैं, स्तन कैंसर होने की संभावना भी रहती है। तो ये जो उपयोग में लेते हैं, जैसे अपन कहते हैं आईयूडी, गर्भाशय, गर्भ निरोधक गोलियां, अंतर्रोप, ये सब मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। ये सब ऐसे मेथड है जिसके कारण जनसंख्या नियंत्रण में आ रही है। आज जो जनसंख्या कम हो रही है उसका मेन कारण है ये सब मेथड। ये सब मेथड अपनाने के कारण आज जनसंख्या बहुत ही क्या है, नियंत्रण में है। तो आपसे पूछा जाएगा क्या इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्या, तो आपको बताना हाँ कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे उदरीय पीड़ा रहती है,
इसके अलावा मतली यानी चक्कर आते हैं, आतंर चक्र में अनियमितता होती है, आतंर चक्र के मध्य में रक्त स्राव हो जाता है, मोटापा हो जाता है, स्तन कैंसर हो जाते हैं, ये सब आपको लक्षण दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये अपन जनन स्वास्थ्य चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, इसका 5वां वीडियो है। आप 4 वीडियो पहले वाला देखो और 5वां देखो। अब ये चैप्टर लगभग 2-3 वीडियो और बनाएंगे, फिर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।